आज के मेहमान। तो स्वीकार कीजिए रश्मि कुकरेती का नमस्कार। और आज के मेहमान में जो हमारी आज की मेहमान है वो बहुत विशेष मेहमान है। इस देश की मिट्टी से जुड़ी हुई है। इस देश की धरती सुरीली धरती है और इस भूमि में जो जन्म लेता है वो हमेशा ये चाहता है कि माँ की कोख सदैव हरी भरी रही और वो ऐसी सेवा करे कि वो माटी पुत्री कहलाए। और ऐसी माटी पुत्री हमारे साथ हैं पद्मश्री डॉक्टर उषा बारले, जो कि पांडवानी विधा में गायिका हैं, बहुत मीठा गाती हैं और जब वो सुर छेड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि ये आवाज बिल्कुल भारत की संस्कृति, भारत के दर्शन और भारत की जो प्राचीन लोक परंपरा है वहां से सीधा जुड़ी हुई निकलती है। तो आइए सबसे पहले नमस्कार करते हैं ऐसी माटी पुत्री को। नमस्कार। मैं चाहूंगी पहले शुरुआत ही एक आपके पांडवानी गीत से हो, फिर हम आगे बढ़े। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भजना बिना बेड़ा पार नहीं होय भैया गा, भजना बिना बेड़ा पार नहीं होय ना, भजना बिना बेड़ा पार नहीं होय दीदी वो, भजना बिना बेड़ा पार नहीं होय ना। श्याम सुखदाई मुरी हाल धर के भाई गा, भजना बिना बेड़ा पार नहीं होय भैया गा, भजना बिना बेड़ा पार नहीं होय ना। रागी भाई नगर हस्तिनामा 105 वाला कृष, माता कुंती के 5 बेटा और माता गंधारी के 100 बेटा, दोनों एक ही घर के परिवार है। लेकिन समय परिवर्तन के साथ साथ भाई और परिवार और रिश्ता नाता सब बदल जाता है। वही समय के बेरा भैया मोरे बोला ना लागे जी, वही समय के बेरा भैया मोरे बोला ना लागे जी। वाह वाह वाह, क्या बात है। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जो पांडवानी शैली है वो उतर के आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड के स्टूडियो में आ गई है। और मुझे लगता है कि जो आपने जो ये शैली प्रस्तुत की है, ये शैली जो हम इनसे परिचय पहले पा चुके हैं, सुन चुके हैं, जो प्रसिद्ध पांडवानी शैली की गायिका हैं पद्म विभूषण तीजन बाई जी। जी। तो आपने उनसे शिक्षा दीक्षा ली है, उनसे प्रेरित रही हैं? जी। वो तो मेरे बड़ी दीदी है और मेरे को तो बहुत सारा चीज बताया है। मैं हमेशा गुरु की सम्मान देती हूँ, मेरे गुरु है और बहुत सारा मेरे को चीज बताए। और दीदी तीजन बाई जी ने मेरे हौसला बुलंद किए हैं। अच्छा। पद्मश्री मिली ना तो भी जाके दीदी के घर जाके मुलाकात की, दीदी को शाल साड़ी मिठाई जाके खिलाई कि दीदी आपके आशीर्वाद मेरे को पूर्ण मिल गया। ऐसे करके बहुत खुश हुई दीदी तीजन बाई। जब ये पांडवानी गायिका आप बनने का सोचा, ये पहले से मन में सोच लिया कि मैं ऐसे कुछ गीत गाऊंगी या बचपन से ही सीखती चली आई हुई थी या इसकी विधिवत शिक्षा ली आपने? मेरे जो रुझान है ना तो बचपन से है। अब माँ लोग दाई बताते हैं कि जैसे रेडियो में गाना आती तो रेडियो को पकड़ करके चारों मुड़ा को अपने मैं घुमाती रहती थी। अच्छा। तो मेरे माँ बोलती कि आप रेडियो को घुमा रही हो तो पागल हो गई क्या? मतलब रेडियो से पहले से ही लगाव था? पहले कहीं एक आध रेडियो थे। तो मेरे पिताजी ना पुराना कलाकार है, पहले चलते थे गम्मत नाच, तो उसको रेडियो सुनना बहुत पसंद था तो रेडियो लिए थे। तो कहीं एक आध रेडियो मिलते, बाकी सबके घर रेडियो नहीं था। तो मेरे घर था रेडियो, पिताजी ने तो वो रेडियो लो पकड़ के ना मैं पूरा चारों मुड़ा घुमा के उसको ढूंढती थी कि ये रास्ता कहाँ है और कैसे आदमी इसके अंदर घुस करके कैसे गा रहा है। तो मोर माँ चिल्लाए कि आप कैसे करके रेडियो को बिगाड़ दोगे या खराब कर दोगे, ऐसे हिलाओगे। सेल वाला रेडियो चलते थे पहले, तो ये खराब हो जाएगा, उसको एक जगह स्थायी रहने दो और तेरे को गाना सुनने तू गाना सुन। तो गाना कौन सा सुनती थी? 12:30 बजे पहले गाना चले ना लोक संगीत। हाँ। आकाशवाणी रायपुर से ममता दीदी के गाना चले और हमारे केदार यादव भैया उसका गाना चले, हमारे माननीय स्वर्गीय लक्ष्मण मस्तूरिया जी है उसका गाना चले। तो फिल्मी गीत भी सुनती थी कभी? नहीं, छत्तीसगढ़ी गीत। अच्छा। फिल्मी गीत भी सुनती थी लेकिन तो कुछ तो फिल्मी गीत ऐसा बताइए, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है उसमें हम गीत संगीत के साथ आगे बढ़ते हैं। अमिताभ बच्चन जी का जो फिल्मी गीत है ना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ला 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 ला
रा ला 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 ला। मेरे अंगने में और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जो है नाम वाला, अरे जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी बीवी लंबी, हाँ जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। कोठे से लगा दो, अरे कोठे से लगा दो, सीढ़ी का क्या काम है? कोठे से लगा दो, सीढ़ी का क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? अरे जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी बीवी मोटी, हम मोटी, हम मोटी, ओ मोटी मोटी मोटी। जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। बिस्तर पे लेटा दो, अरे बिस्तर पे लेटा दो, गद्दे का क्या काम है? बिस्तर पे लेटा दो, गद्दे का क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जिसकी बीवी काली उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी बीवी काली, और जिसकी बीवी काली उसका भी बड़ा नाम है। आंखों में बसा लो, अरे आंखों में बसा लो, सुरमे का क्या काम है? आंखों में बसा लो, सुरमे का क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जिसकी बीवी गोरी उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी बीवी गोरी गोरी गोरी, अरे जिसकी बीवी गोरी उसका भी बड़ा नाम है। कमरे में बैठा लो, अरे कमरे में बैठा लो, बिजली का क्या काम है? कमरे में बैठा लो, बिजली का क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? आकाशवाणी गोल्ड के जो ये कार्यक्रम है, आज के मेहमान, इसके आंगन में डॉक्टर उषा बारले जी का बहुत काम है अभी बचा हुआ, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें कर दी है उनसे। तो शुरुआत से बताइए, रेडियो से गीत संगीत सुनती थी, फिर आगे कैसे बढ़ी गीत के विधा में? वही बात है, हमारे पहले पुराना जो गायक थी ना, स्वर्गीय दीदी लक्ष्मीबाई बंजारे जी, तो पहले पंडवानी गाती थी। हम दीदी तीजनबाई को नहीं जानते थे। जब हमारे बचपना थी ना, तो हम तीजनबाई को नहीं जानते थे, और लक्ष्मीबाई बंजारे को जानते थे, क्योंकि वो मेरे गांव के पास रहती है। आपका गांव कौन सा है? मैं रहती हूँ भिलाई में। हाँ। और लक्ष्मीबाई बंजारे जी रहती है कातुल बोर्ड में, बस 4 किलोमीटर के अंदर। और दीदी तीजनबाई गलियारी गांव में रहते हैं। तो दीदी का गांव 12 किलोमीटर और लक्ष्मीबाई बंजारे जी का गांव 4 किलोमीटर। तो मेरे पास नहीं हुआ। तो पहले वही गाते थे पंडवानी। तो हम छोटे छोटे थे, तो जा करके। तब क्या उम्र रही होगी आपकी? मेरी उम्र वही 5-7 साल की रही। अच्छा, बच्ची थी, छोटी सी। तो सुना तो मेरे को अच्छा लगा, तो मेरे जो दिमाग में ना आया कि मैं भी ऐसे गाऊं।
मैं भी एक दिन अच्छा से कलाकार बन जाऊं, मैं भी गांव गांव जाके अपना कार्यक्रम करूं। ऐसे मुला बड़ा सोच रही से माँ सरस्वती ला प्रणाम करते हुए बताता हूँ कि ऐसे माँ सरस्वती मुला ज्ञान दीस, ऐसे मोर लिए प्रेम करीस, अपन प्रेरणा स्रोत ला बढ़ाईस। तो बहुत सारा ज्ञान यद्धन करने से, गाने से, बजाने से हमेशा नाचती उछलती थी। माता पिता ने कई बार मुझे मना भी किया कि ये सब लड़की लोग के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि लड़की का बढ़ते क्रम रहता है। आज छोटे हो कल बढ़ेगो, शादी होगा, ससुराल जाओगे, फिर गाना बजाना का रुझान लगेगा, फिर घर वाले लोग मना किया या मान गया तो फिर बाद में गड़बड़ दिक्कत होगा, उससे अच्छा बंद कर दो। अच्छा, घर वाले नहीं चाहते थे कि गाने बजाने में ध्यान रहे? पिताजी नहीं चाहते थे। तो अंत में ऐसा भी मौका आ गया, आप गाते रहते हो, मेरी बात नहीं सुनते हो करके मेरे को कुआं में डाल दिया। ओह हाँ, कुआं में डाल दिया। तो अच्छा है कि कुआं में बहुत कम था पानी, तो पानी कम होने के कारण मैं उस दिन बच गई। पड़ोसी लोग सब देखे तो मेरे पिताजी को सब चिल्लाए, आप क्या कर रहे हो इतने समझदारी हो करके। भाई करने दो, अपनी अपनी कला है, जाको राके साहिया मार सके ना कोई बाल ना बाल काट सके, जो जग बैरी हो। डर लगा, लेकिन पानी कम था ना। अच्छा। और गर्मी का दिन था तो ठंडा ठंडा थोड़ा अच्छा भी लगा और डर भी लगा कि मेरे पिताजी मर जाए करके नहीं डाला। हाँ। मानेगा करके डाला, डराने के लिए। पानी ऐसे ही कम हाँ, पानी ऐसे भी कम था। अपने बच्चे को कौन ऐसा करेगा भाई? जी बिल्कुल। तो मैं डरी नहीं, मैं जाके कुआं के अंदर खड़ा होकर के हंसने लग गई। तो अगल बगल वाले फिर आकर के चिल्लाए, अरे लड़का हंसत भी हो, डरावत भी नहीं है। चलो फिर सबको फिर बाल्टी रस्सी वगैरह डाला के ना फिर मेरे को निकाले। तो मेरे पिताजी को भी डर लगा है, मेरे से ज्यादा डर उसको लगा। वो बोला, अरे मैं तो गड़बड़ करना सोच लिया था, चलो ठीक है अब जो करो आपके साथ है। अच्छा। तो पिताजी ने साथ दिया, कपड़ा वगैरह, बाजा पेटी सब जो भी अपना लेना देना रहता है संगीत का सब रह गया। उसके बाद फिर मेरी उम्र ना 7-8 साल की थी। उसके बाद मेरा शादी भी बचपना में हो गया। अच्छा। 3 साल की उम्र थी तो उस समय मेरा शादी भी हो गया। हाँ, तो मेरे पति जी जब से मेरे साथ में भी है 7 साल 8 साल की उम्र से, हम लोग दोनों एक साथ नाचते थे और गाना गाते थे। उसके जैसे अब दिन हम लोग को बढ़ते गए ना तो 25-30 बच्चे के हम लोग टीम बना लिए, 12 लड़की 12 लड़का। और हम लोग को देखते देखते फिर और बस्ती के जो सारे बच्चे हम लोग के साथ जुड़ गए। फिर हम ये किस उम्र की बात कर रही हैं? वही 8-10। अच्छा, 8-10 साल की उम्र में आपने एक टोली बना ली थी? हाँ, अच्छा, बहुत बड़े टोली बनाए, हर जगह से फर्स्ट इनाम लाते थे। हमारे छत्तीसगढ़ में पंथी का परंपरा है, गुरु घासीदास बाबा जी के जीवन गाथा पर भी मेरा 50-55 कैसेट आज भी मार्केट में चल रहे हैं। ज्ञान स्रोत गुरु घासीदास बाबा के नाम से कैसेट चल रहा है, मिनी माता दाई के नाम से भी 2 कैसेट चल रहा है, और नकुलदास झुड़ी के नाम से भी, जो हमारे पुरोधा है उन लोग, उनके नाम से भी कैसेट चल रहे हैं, गुरु बालक दास के नाम से भी कैसेट चल रहे। ऐसे गिनोगे ना तो 50-55 कैसेट मार्केट में आज भी घरों घर आपको सुनने को मिलेगा। जी। तो हम लोग तो आकाशवाणी से वैसे भी जुड़ी हुई हैं, वहाँ पर एक ग्रेड कलाकार हैं, आप तो पद्मश्री हैं। तो 10 साल की उम्र में अपनी टोली बना ली? जी जी जी। उसके बाद में फिर बच्चे लोग बड़े बड़े होने गए, सब कलाकार लोग, तो सबका शादी विवाह हो गए, तो सब इधर उधर टिड़ी हो गए। मैं कह अरे अब तो पंथी तो नहीं गा पाऊंगी, तो फिर अपना जो बचपना का जो पंडवानी था ना, तो मेरे फूफा जी था, वो भी सिखाया मेरे को, गुरु जी है, वो बोला कि चल मैं तेरे लिए तंबूरा बनाता हूँ तो तब भजन गा। ऐसे गाते थे, वो बात की बात अलग है। अब मन में ठान के निकल गया, अब मैं अब अकेला सबको गा के दिखाऊंगी। तो अब इस मौके पे हम भी एक भजन सुन लेते। विधि पातो है प्रभु कहे तू मन को पाले पा जाएगा तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।
भटकत हंसाला बारे बार सदगुरु बाबा चले आवत है। गिरे परेला उठाए बार सदगुरु बाबा चले आवत है। सदगुरु बाबा चले आवत है। गुरु घासी बाबा चले आवत हवे वो सदगुरु बाबा चले आवत है। परे डरेला उठाए बार सदगुरु बाबा चले आवत है। गिरे परेला उठाए बार गुरु घासी बाबा चले आवत है। वाह, बहुत सुंदर गुरु परंपरा का ये भजन, बहुत अच्छे। तो ऐसे गाते गाते 50 बच्चे की टीम बने, अच्छे कार्यक्रम दिए, बहुत जगह पहला इनाम पाए, अच्छे चले। बच्चे लोग इधर उधर हो गए, शादी ब्याह हो गए, अपने घर गृहस्थी में जीवन व्यतीत करने लगे। फिर हम अकेला तमूरा पकड़ के कहे कि हमको अब पंडवानी गाना है। तो फिर पंडवानी सीखे, हमारे फूफा जी सिखाया। पहले चिकारा में गाते थे, हारमोनियम नहीं बजाते थे उस समय। चिकारा में गा के फिर उसके बाद हारमोनियम गाए, फिर तबला बेंजो लाए। फिर उसके जाते जाते फिर एक बार अच्छा बड़ा मंच मिला, वहाँ प्रोग्राम दिया। वहाँ सब आकाशवाणी के साहब लोग आए थे। उस समय बड़े भैया बरसाती जी थे हमारे आकाशवाणी रायपुर में। तो फिर वो मेरे कला को देख करके बहुत खुश हुए, आकर के पीठ को थपथपाया, अरे आप तो बहुत अच्छे कलाकार हो, आप कहाँ छिपे रहते हो, कहाँ रहते हो? तो बताई मैं भिलाई में रहती हूँ, मेरा ये नाम है और इतने दिन हो गए मेरे को गाते बजाते करके। फिर मेरे को आकाशवाणी में बुलाए, फिर आकाशवाणी में गए, आकाशवाणी रायपुर। जी। फिर बुला करके फिर दीदी भी मिले, हमारे बड़े दीदी पद्मश्री ममता चंद्राकर जी। तो सबके साथ में मेरा रिकॉर्डिंग हुआ, फिर पास किया। फिर उसके बाद में फिर वहाँ से कंटिन्यू। पद्मश्री ममता चंद्राकर जी तो आकाशवाणी रायपुर की अफसर है था पहले, अब तो रिटायरमेंट हो गई दीदी। फिर बुलाए, फिर अच्छे से मेरे को प्रोत्साहन दिया, अच्छे रिकॉर्डिंग किए। फिर करते करते बहुत दिन बीत गया, फिर बी ग्रेड का बनाया, उसके बाद फिर ए ग्रेड का बनाया। मतलब ममता दीदी भी मुझे बहुत प्यार करते थे, अभी भी करते हैं जी। तो ये लंबी आपकी एक यात्रा रही है, संगीत यात्रा। तो ये तो हुई कि आपने वहाँ से पहुँच गई आकाशवाणी रायपुर। उसके बाद जो प्रस्तुतियां मंच में जो गाना शुरू किया, वो कौन सी उम्र से गाना शुरू कर दिया था? वही 8-9 साल की उम्र से ना मंच में। अच्छा, मंच की शुरू से ही प्रस्तुतियां शुरू हो गई थी। तो घूम घूम के हमें मालूम है कि आपने छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हो, संबलपुर, भुवनेश्वर, माने भारत के बहुत सारे हिस्सों में, यानी कि गुवाहाटी, राजस्थान, गुना, भागलपुर, अंडमान निकोबार, यहाँ प्रस्तुतियां सभी जगह की आकाशवाणी में जाके मैं मंची प्रोग्राम दी हूँ। अच्छा, और जितने भी लिखा है ना, ग्वालियर, भागलपुर, शिवपुर, झांसी, कोल्हापुर के आकाशवाणी लोग तो मेरे को प्रथम इनाम दिए थे, बहुत सारा मतलब सम्मान किए थे कोल्हापुर में। वहीं से आए ना, तब जाकर के मेरा ये ग्रेड बना। तो ये जब आप पांडवानी प्रस्तुत करती हैं मंच पर, तो एक बहुत अच्छा सा कोई एक रोचक सा प्रसंग सुनाइए, जिससे कि हमारे सुनने वाले एकदम खुश हो जाए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सना ना 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 मोहान पर बिना बजावत हरि गुना गावे नाराज। आगा बंसी बजैयाला बंदाऊंगा मोर भाई, आओ धेनु चरैयाला बंदाऊंगा मोर भाई। रागी 5 भाई पांडव और 100 भाई कौरव एक स्थान में रहते थे और एक ही घर के परिवार, एक ही नाता रिश्ता। लेकिन समय परिवर्तन होने के कारण कौरव पांडव में युद्ध करने को तैयार हो गए। काबर भगवान कन्हैया ला भेजिस, भाई मैं 13 साल के वनवास कर चुके हूँ, अब मोर आधा राजला वापस कर दी, कुछ तो दे दी, मैं अपन जीवन यापन कर लूँ। ऐसे करके राजा धर्मराज ने भगवान कन्हैया ला राजा दुर्योधन के घर में भेजिस। तो कहा वही समय के मेरा भैया, अरे मोरे बोला ना ला गई जी, मोरे सुनी ले 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 राजा, तोरे जर जिला ला गौना। ना 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 गा ना ना भाई, मोरे राजा ये दुर्योधन राजा मोरे बैठेगा राय जी। वही बीच में भगवान कन्हैया मोरे पहुंचाना लागे भाई। जब भगवान कन्हैया दुर्योधन के पास में जब पहुंचे, तो भगवान कन्हैया ला देख के राजा दुर्योधन आसन दे के बैठारिस, और आसन दे के बैठारिस, हाथ जोड़ के प्रणाम करिस, बोलो कन्हैया कैसे आए हो, कहाँ से आए हो? तो भगवान कन्हैया बोले दुर्योधन 5 भाई पांडव 13 साल के वनवास बिता करके आ गए,
तो बोला राजा धर्मराज भेजे भाई कि वो कर हिस्सा ला दे दे। तो राजा दुर्योधन की हिस्स भगवान तेरे ओकर संदेशिया बन के आस तो मोरो संदेश बता देवे का संदेश। जब तक लड़ाई नहीं करी पांडव तब तक सुई के नोक बराबर जमीन नहीं दे, जाके बता देवे। तो भगवान करिए कि ये धरती माता में, ये धरती में गंगा जमुना निर्मल पानी के धार बहाते, वो जगह में ते खून की नदी बहाऊं का नहीं। तो राजा दुर्योधन कहे जो भी होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन पांडव लोग ये जाके खबर बता देवी। मारो मारो गा कहन लगे भैया, दे ललकार पटकारा था वे जी, भगवान कन्हैया कहा ना लागे रागी, यगा दोनों दल में हुआ थे लड़ाई वो दाई, या वो दोनों दल में हुआ थे लड़ाई गा भाई। भगवान कहे कि दोनों दल में आप लड़ाई कराना सोचे हो तो होगा, लेकिन अब भी आप मैं थोड़ा समझाता हूँ कि लड़ाई करना छोड़ दो, खून की नदी मत बहाओ। अमृत की धार जहाँ बह रहा है, इस धरती माता में निर्मल पानी बह रहा है, वहाँ खून की नदी मत बहाओ। दुर्योधन कहे नहीं, मैं आपका बात नहीं मानूंगा, अब जाकर के पांडव को ये खबर बता दे, मैं लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ। वाह 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 वाह, हमें ऐसा लग रहा है कि हम तो सामने देख पा रहे हैं, आंखों के सामने वो दृश्य आ रहा है। जब आप गा रही थी, सुना रही थी, तो आंखों के सामने ऐसा लग रहा था कि वाकई कृष्ण कन्हैया यहाँ बता रहे हैं और दुर्योधन को समझा रहे हैं वाकई। लेकिन ये होता है कि जब सत्य असत्य का युद्ध होता है तो सत्य की ही विजय होती है। कोशिश हमेशा ये रहती है कि युद्ध ना करना पड़े, लेकिन जब आवश्यक हो जाए तो फिर सत्य के लिए तो कुछ ना कुछ संघर्ष करना ही पड़ता है। और आपका जीवन भी बहुत संघर्षमय रहा है, हमें ऐसा पता चला है। तो यहाँ पर उस संघर्ष के बारे में भी बताइए, और ये भी बताइए कि जब संघर्ष से निकली और विदेशों में भी प्रस्तुतियां दी, उस पर भी हम आएंगे, तो अपने थोड़ा सा संघर्ष के बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को। मैं अपने आप को बड़ा गौरवशाली समझती हूँ कि मैं बचपना 7 साल की उम्र से संघर्ष करते करते इतना दूर पहुंची हूँ, और मेरे संघर्ष के पीछे मेरा बहुत सारा कारण है। मेरे घर गरीबी थी, मेरे घर में कोई खाने पीने का दाल चावल भी नहीं था। जब तक मैं नहीं काम करती तब तक मुझे 2 जून का रोटी भी नहीं मिल पाता था। तो इस जीवन को और इस कला को बचाने के लिए मैं अपना जीवन में बहुत सारा काम किया हूँ। खेती बाड़ी का काम किया हूँ, खेत में जाके निदाई किया हूँ, धान लुआ हूँ, और आग जलाने के लिए मैं गौठान में जा करके गोबर बीनी हूँ, छेना थोपी हूँ। और जब हम शहर निकल गए तो बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए तो मैं केला संतरा की टोकरी लेकर के, जितने भी क्वार्टर थे हमारे भिलाई में, वहाँ केला संतरा की भी अपना बिजनेस। मैं भाई मेरा पेट भरने के लिए तो मेरे को काम करना ही पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। उसके बाद जब मेरे को पैसा मिल जाता था ना, थोड़ा पहले 10-20 रुपए भी कमाते ना, बहुत सारा पैसा हो जाता था, तो उसमें अगर मैं 5 रुपए खर्चा करती थी तो 5 रुपए मैं अपने कला के लिए बचाती थी। क्योंकि कला मेरा अकेला में नहीं होगा, मेरे और अगल बगल साथी लोग रहते हैं, भाई लोग रहते हैं। तो उन लोग को कहते हैं कि भैया हमको यहाँ जाना है, तो पहले तो पैसा नहीं मिलते थे, ऐसे जा करके गाँव में गाना गाते थे और दे देते थे थोड़ा 2-4 रुपया, उसी तो गाड़ी मोटर का भी पूर्ति नहीं हो पा रहा था। तो वो पैसा का लेकर के फिर अपना गाड़ी संघर्ष में आती जाती, ऐसे करते 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 बहुत दिन बीत गया। फिर उसके बाद अच्छा है सदगुरु की कृपा, माता रानी की कृपा, तो 14 साल 15 साल के बाद में मैं ससुराल आ गई। मेरे पति मेरे बात माने और मेरे जो गाथा जीवन में मेरे को साथ दिया, और साथ दिया तो सदगुरु ने हमारा गुहार सुन लिया। तो फिर पति जी का भिलाई स्टील प्लांट में उसका सर्विस भी लग गया। अच्छा। तो जब सर्विस लगा तो हमारा सोचा जाए कि जीवन सफल हो गया, क्योंकि हमको खाने के मिल गया, पैसा मिल गया जी। तो ऐसे जीवन में मेरा बहुत सारा संघर्ष है, और इस संघर्ष को देखते हुए जो परम पिता है मेरे ऊपर बहुत कृपा किए, और पति का सर्विस लग गया। फिर कलाकार को फिर अच्छे से बुला लिए, और मेरे को काम करने की जरूरत नहीं पिया। फिर मैं अपने कला में ज्यादा ध्यान देने लगी। तो देखिए, जहाँ चाह होती है ना वहाँ राह होती है। और किसी ने कहा है कि मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। तो आपने हर हाल में उस जीने के हुनर को बचाए रखा, और उस हुनर को बचाए रखा जो कि गीत और संगीत का जो हुनर आपके अंदर है।
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, गुजरे ऐसी हर रात रात, हो ख्वाहिशों से बात बात, आशाएं लेकर सूरज से आग आग, गाए जा अपना राग राग, आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा, संघर्ष से जब निकले बिल्कुल तसल्ली हो गई कि अब तो थोड़ा ठीक ठाक हम जम गए हैं। हाँ, तो विदेशों में जो प्रस्तुतियां की उसका किस प्रकार अवसर मिला और वहाँ किस प्रकार के अनुभव रहे आपके? जब सब जगह का रिपोर्ट अच्छा मिला ना, आकाशवाणी से भी रिपोर्ट अच्छा मिला और दूरदर्शन से रिपोर्ट अच्छा मिला और अन्य प्राणी से सबका रिपोर्ट पूछते हैं ना, जैसे आप ही अगर मेरे को कुछ वार्निंग अगर देना चाहते हो ना तो आप जरूर आकाशवाणी को पूछोगे मेरे रायपुर वाले को कि उषा बारले को जानते हो क्या? तो हाँ जानते हैं। तो वो कैसी है पूछोगे कि नहीं पूछोगे? डॉक्टर उषा बारले को तो कौन नहीं जानता, सभी तो जानते मेरे हैं। आकाशवाणी वाले बोलेंगे नहीं वो तो बहुत अच्छी है जी। तो मेरा रिकॉर्ड आपको अच्छा लगा तो आप मेरे को इतना सारा प्रोत्साहन दिया, इतना सारा मेरे को खुश किया, तो बस मैं उसी प्रोत्साहन से और आपके आशीर्वाद से मैं इतना दूर पहुंची हूँ। तो जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ बड़े बड़े जो संस्था है वो सभी संस्था वाले ने मुझे बड़ा
बड़प्पन किया, मुझे अपने समझे और मेरे नाम से उन लोग बहुत खुश थे, आशीर्वाद दिए। उन्हीं लोग के आशीर्वाद से आज मैं आपके पास दिल्ली तक पहुंची हूँ, और वो भी दिल्ली आकाशवाणी में बैठी हूँ। और बैठ करके आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, तो मैं अपने आप को, मैं सबको भूल चुकी हूँ, मेरे को ये स्वर्ग नजर आ रही है। ठीक है, और हमें भी अच्छा लग रहा है कि हम ऐसे कलाकार को, जो हमारे गोल्ड के सुनने वाले हैं, उनके सामने ला पा रहे हैं। ये चाहते हैं कि हमारे जो सुनने वाले हैं, जो धरती से जुड़े हुए, जो लोक संस्कृति के वाहक हैं, ऐसे कलाकारों को जरूर सुने, क्योंकि ये वो लोग हैं दोस्तों, जब हम जीवन की राह में चल रहे होते हैं तो ये लोग हैं जो आपको अपनी मिट्टी से जोड़े रखेंगे, आपको अपनी संस्कृति से जोड़े रखेंगे, उन कथाओं से जोड़े रखेंगे जो कि हमें हमेशा जीवन में प्रेरणा देती है। तो बताएं आगे का सफर, जब विदेशों में पहुंचे, तो वो अनुभव कैसा था? तो वही बताइए ना कि सब जगह की रिपोर्ट अच्छा मिले ना। मैं दिल्ली आई प्रोग्राम देने के लिए परेड ग्राउंड में, जो 26 जनवरी को होता है ना कार्यक्रम, उसी कार्यक्रम में आया, मतलब 2006 में। 2006 में जब दिल्ली का परेड ग्राउंड में कार्यक्रम दिया, तो जो रथ में जब हम बैठे थे ना, तो मैं थी वहाँ। कार्यक्रम दिया तो बाहर के जो सब आते रहते हैं घूमने के लिए, तो उन लोग मेरा कला को देखा, अच्छा लगा उन लोग को, तो बोला भाई ये तो अच्छा लग रहा है कलाकार, और गा भी अच्छा रहा है, तो इसी को हमारे विदेश में बुलाना चाहिए। तो मेरे को थोड़ी बुलाएगा आप विदेश आओ करके, मेरा कागज पाथर लिखना समाचार तो मेरे रायपुर वाले लोग करेंगे, जो वहाँ का संस्कृति विभाग है, वहाँ की आकाशवाणी हमारे रायपुर का। तो फिर यहाँ के सर लोग वहाँ संस्कृति विभाग में पता किए कि उषा बारले नाम की कोई कलाकार है, उसको हमारे विदेश में भेजो, उसकी कला जत्था बहुत अच्छा है। कौन कौन से देशों की यात्रा की? हाँ, मैं लंदन और न्यूयॉर्क गई हूँ जी। तो मेरे को बोला जाना है क्या? हाँ, आप लोग के आशीर्वाद होगा तो जरूर जाऊंगी करके बोला। तो फिर तुरंत मेरे लिए पासपोर्ट का फिर उन लोग तैयार किए, और फिर मेरे को विदेश तक पहुँचाए। वहाँ पर जो सुनने वाले थे वो कैसे थे? बहुत अच्छे थे। हम लोग तो उस समय ज्यादातर भारतीय थे या विदेशी? विदेशी उतना। अच्छा। हाँ, हमारे भारतीय कुछ बच्चे लोग पढ़े वढ़े के लिए जाते हैं ना, हाँ। वही थे, बाकी पूरा विदेशी की थे। अच्छा। मेरे को तो उठा लिए करते थे भैया, बहुत प्रेरणा दिया मेरे को, बहुत प्यार दिया। तो उनको समझ में आती थी कि जो प्रसंग आप प्रसंग समझ में नहीं आता था, लेकिन जो मैं भाव बताती थी ना, हाँ। अर्जुन ऐसा बांध चलाता है, भीमसेन ऐसा गदा उठा के घुमाता है, और मैं तो थोड़ा कपालिक साइड वाली, तो थोड़ा ठमक भी देती हूँ, नाच भी देती हूँ, कमर हिला देती हूँ ना, तो उसको देख करके ना लोग बहुत आ करके मेरे मन में मेरे साथ में लोग नाचना गाना चालू कर देते थे। क्योंकि संगीत ऐसा चीज है कि जो बैठा भी रहेगा उसको भी उठा देता है। हाँ, संगीत की कोई भाषा नहीं होती। हाँ, जी हाँ। तो वो संगीत में आकर के ना बहुत मनमुग्ध हो जाते थे और अपना उछलना कूदना चालू कर देते थे। अच्छा, अभी आपने जो गाया था वो पांडवानी शैली थी, जो अभी गाकर सुनाया हमें। हाँ, पांडवानी। तो जो आप कपालिक शैली की बात कर रही हैं वो क्या है? वो कपाली के नाम है। अच्छा। कपाली के मतलब ये है कि अपने अनुभव से आभाव, जैसे तमुरा पकड़ना है, भीमसेन गदा चलाना है, अर्जुन बाण चलाता है, नकुल सहदेव लोग अपना गदा मुदगर चलाते हैं, बाला भरची, उसको एक्शन बताते हैं, भाव उसको कपाली कहते हैं। अच्छा, भाव को कपाली। हाँ, भाव को कपाली कहते हैं। तो आपके जो विदेशी जो सुनने वाले थे, जो देखने वाले थे ऑडियंस, वो मंच पर आके आपके साथ नृत्य करने लगे? जी 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 जी, कूदने नाचते, और उसके साथ साथ और छोटे छोटे सब गाँव नहीं रहते हैं जी, आसपास लगे क्षेत्र हैं जी। तो वैसे बीच में हम लोग 12-15 गाँव घूमे हैं। अच्छा। और बहुत जगह बहुत अच्छे मंच मिले हैं और अच्छे कार्यक्रम दिए, सब मतलब प्रोत्साहन किए और बड़ाई भी किए और आशीर्वाद दिए कि अच्छे है और अच्छे करते रहना। डॉक्टर उषा बारले, इस समय बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे, ऐसे कलाकार भी होंगे जो कि गोल्ड के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे और आपको सुन रहे हैं। हो सकता है वो भी कहीं जीवन में संघर्ष कर रहे हों, लोक कला को बचा रहे हों, अपने साथ उसको जीवन में आत्मसात कर रहे हों। उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि किस प्रकार से वो जीवन में आगे बढ़े इन लोक कलाओं के साथ? छत्तीसगढ़ की जो परंपरा, जो गीत संगीत है, सभी गीत मेरे को मालूम है और मेरे को सभी को जानती हूँ और मैं सबको गाती हूँ। तो इस सब कला को मैं, अगर जो बच्चे के मन में रुझान है, इच्छा है, वो बच्चे मेरे पास आ जाए, मैं उसको निःशुल्क उसका सेवा कर सकती हूँ, मैं सिखा सकती हूँ। इसके लिए मेरे को कोई चार्ज नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, क्या करूंगी पैसा को जी। यहाँ कुछ लेके आए नहीं है, ना ही कुछ लेके जाओगे। तो हम अपने सुनने वालों को बता दें कि बहुत एक सुंदर सा संदेश डॉक्टर उषा ने दिया है कि वो इस विधाओं को निःशुल्क सिखाने को तैयार है यदि कोई सीखना चाहे। हाँ, तो आज भी मैं तैयार हूँ और सबसे इसका श्रेय तो ये जाता है कि सबसे
मेन प्रेरणा स्रोत मेरे पति जी है। अगर पति जी मेरे को मना करती तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचती जी। तो मैं अपने पति जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि जो मेरे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए वो बहुत बड़े संघर्ष किए हैं और खंडे में खंडे जोड़ करके मेरे को साथ दिए है। तो मैं पति जी को बार बार प्रणाम करती हूँ और वो मेरे को पहुँचाए, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। जी, वो तो है। जीवन साथी का अगर सहयोग ना हो तो जी। फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है आगे बढ़ना ना। तो वो तो बहुत जरूरी है कि साथ हो, अच्छा साथ हो, जिससे कि प्रेरणा भी मिलती है। और अभी भी आपके साथ में आए छे मेरे साथ। क्या बात है। हमको बचपना के शादी है जी। और बचपना एक साथ खेले हैं, लड़ाई भी होते थे, झगड़ा भी होते थे, फिर एक साथ मिल भी जाते थे। क्या बात और है। उसका मन हो जाता ना तो मेरे को धीरे से आकर के कहती थी उषा पिक्चर जाएगी क्या, चलो चलते हैं करके। जब हम लोग 10-12 साल के थे जी। तो हम लोग घर में किसी को नहीं बताते थे, दोनों हम लोग पिक्चर चले थे। उस समय 40 पैसा टिकट था। वाह, क्या बात है। और बड़ी सुंदर आपकी मुस्कुराहट है, जिस तरह से आप खिलखिला रही हैं। 40 पैसा में वो लोअर वाले और बालकनी में जाते तो 60 पैसा। तो ये बालकनी में मेरे को ले जाते थे पिक्चर देखने के लिए। और जैसे भी पिक्चर खत्म होती थी तो घर में पहुंचा करके, घर के अंदर नहीं जा वहाँ छोड़ देता दरवाजे में, चल तू अपने घर जा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मालिक को धन्यवाद देते हैं जो जन्म दिए हैं और जो हमको गढ़े हैं विधाता ने। हमारे एक पास गाना है, आपको बता देते हैं। कैसा सृष्टि बनाया बनाने वाला, कैसा सृष्टि बनाया बनाने वाला, कैसा सृष्टि बनाया। यह संसार जला जल दिखे, यह संसार जला जल दिखे, धरती कहाँ ठहराया बनाने वाला, कैसा सृष्टि बनाया बनाने वाला, कैसा सृष्टि बनाया। वो सृष्टि के बनाने वाले को भी धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे सुंदर पति मुझे मिले हैं और उस पति को भी धन्यवाद देती कि ऐसे सुंदर पत्नी उसको भी मिले हैं। तो दोनों के संघर्ष से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम तो कहेंगे कि आपकी जो ये खूबसूरत मुस्कुराहट है ये हमेशा बनी रहे। किसी ने कहा है कि जब से मुझको मुस्कुराना आ गया है, मेरे कदमों में जमाना आ गया है। तो अगर आप मुस्कुराते रहेंगे तो हमेशा गीत गाते रहेंगे, लोकगीत लोगों को सुनाते रहेंगे। यही हमारी ओर से शुभकामनाएं। आकाशवाणी गोल्ड की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर उषा बारले। और इतना हंसमुख व्यक्तित्व आपका, अब हंसी बिखेरते रहें और खुशी बिखेरते रहें अपने गीतों के जरिए। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। मुझको
भरा नहीं। अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगी तो किस तरह निभाओगी कि जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ, दिल अभी भरा नहीं। नहीं 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 नहीं। दोस्तों, ये थी डॉक्टर उषा बारले और हम आपसे इजाजत लेते हैं और कहते हैं नमस्कार। नमस्कार। सुरीली सीख डगर है FM गोल्ड। आज के मेहमान इस कार्यक्रम के तहत अभी आप छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायिका पद्मश्री डॉक्टर उषा बारले से रश्मि कुकरेती की बातचीत सुन रहे थे।
पल झूमे